और अब एक खास खबर। लोकसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। ऐसे में भाजपा और कांग्रेस दोनों के प्रत्याशी अपनी अपनी जीत के लिए मतदाताओं के घर पहुंच रहे हैं। ऐसे में उनके नेता क्या कहते हैं, इस बारे में चर्चा की बीसीसी न्यूज की टीम ने। नमस्कार, मैं हूं श्रीकांत प्रजापति और बीसीसी न्यूज के इस खास कार्यक्रम लोकसभा की बात, उस बात को करने के लिए आज हमारे साथ है आदरणीय आशीष मोनू अवस्थी जी और हमारे साथ है डॉक्टर नीला तिवारी जी। आइए इनसे बात करते हैं कि किस तरीके से लोकसभा चुनाव की ये तैयारी करते हैं। हम बात करते हैं मोनू अवस्थी जी से। मोनू जी, अभी आपने विधानसभा 2018 में बहुत ही शानदार तरीके से प्रदर्शन किया है। आपकी पार्टी ने लोगों तक किस तरीके से पहुंचे हैं, अपने वादे पूरे किए, तो लोकसभा में आप लोग किस तरीके से लोगों से बात कर रहे हैं कि लोकसभा में आपके क्या वादे होंगे, किस तरीके से मतदाताओं को रिझाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या आप लोग बात कर रहे हैं उनसे? देखिए, सबसे पहले तो हम लोगों ने जो 15 साल हम सत्ता से बाहर रहे, हम लोग जनता के आखिरी पंक्ति तक पहुँचे हैं और लोगों की समस्याओं को सुना है और लोगों की समस्याओं को समझा है और उनके दर्द को जाना है कि यहाँ का किसान क्या चाहता है, यहाँ का आदिवासी भाई क्या चाहता है, यहाँ का यूथ क्या चाहता है, यहाँ के बेरोजगार छात्र क्या चाहते हैं, यहाँ की महिलाएं क्या चाहती है। हम लोगों ने जो जनघोषणा पत्र बनाया था 2018 विधानसभा का, उसमें जो उनके चेयरमैन थे, उन्होंने टीएस सिंहदेव जी, उन्होंने हर ज़िले पर, हर वर्ग पर, हर एक समुदाय से मिलकर, हर एक संगठन से मिलकर, हर एक बातों को अपने जन घोषणा पत्र में सम्मिलित किया था। और उस बेस पर हम लोगों ने जो अपना जन घोषणा पत्र दिया, तो वो पार्टी का जन घोषणा पत्र नहीं था, वो एक जनता का जन घोषणा पत्र था और लोगों ने उसमें अपने विचार दिए थे, अपनी समस्याओं को दिया था और उसको लेकर कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ी और उन्होंने हमें इतना बहुमत दिया कि 90 में से हम 68 सीट पर आकर खड़े हो गए। ये 68 सीट जन घोषणा पत्र, साथ ही किसानों का जो दर्द था उसको लेकर के सामने उसको रखा। निश्चित ही 68 सीट एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इस बारे में आप कहाँ पे माइनस हो गए? विधानसभा में कहाँ पे माइनस हो गए? अब लोकसभा में कैसे स्टैंड होंगे आप? सर्वप्रथम तो मैं भाई से भी इस चीज़ की उम्मीद थी कि मैं बीसीसी न्यूज़ को सर्वप्रथम बधाई देना चाहता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। जो भारतवर्ष का सबसे बड़ा त्यौहार है, जो कुछ प्रारंभ हो चुका है और कुछ दिन में छत्तीसगढ़ में होना है, उसके लिए ये जो पहल बीसीसी न्यूज़ ने प्रारंभ की कि लोकसभा की बात करनी, मैं उनके लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि ये प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी होती है कि अपने देश का और अपना भविष्य कैसे सुनिश्चित करते हैं। ये इस चुनाव के माध्यम से ही हो सकता है। आपका आभार है। अब रही बात आती है भविष्य में होने वाले लोकसभा चुनाव की। जैसा कि अभी पुराने कुछ समय से देखा जा रहा है कि अभी की स्थिति में कोई एक व्यक्ति विशेष, कोई पार्टी का नेता प्रचार नहीं कर रहा है। अभी की स्थिति में भारत का ये माहौल हो चुका है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए एक जनमानस ही उनके लिए प्रचार की भूमिका निभा रहा है, जिसका और मैं ये कहता हूं कि उसके करने के लिए किसी को प्रोत्साहित नहीं किया जा रहा है, जनता खुद ही कर रही है, जिसका कारण उनका पिछला 5 वर्ष का कार्यकाल है। चाहे हम विदेश नीति की बात करें, अर्थनीति की बात करें, भारत की सुरक्षा की बात करें, जनमानस के आवश्यकताओं की बात करें, उसी का ही ये नतीजा है कि लगातार जनता अपने नेता को, जो एक देश को सशक्त, सघन, मजबूत नेतृत्व दे सकता है, उसके तरफ करने के लिए माननीय मोदी जी की पुनः झुकाव बहुत ज़्यादा, जो पिछले बार कहा गया था लहर है, मुझे लगता है ये लहर पुनः दिखाई दे रहा है और यही लहर का असर रहेगा कि छत्तीसगढ़ में ही नहीं, पूरे वरन भारत में ही फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार मजबूती से आगे आएगी। नो डाउट 2014 जो आप जिन मुद्दों को लेकर के आए थे, क्या ऐसा नहीं लगता कि ये 2019 में उस मुद्दों को भटक गए हैं जो इनके घोषणा पत्र में बात हुआ करती थी? आज वो जो घोषणा पत्र है वो दिख नहीं रहे। अगर मैं इसी मंच से आपके बीसीसी न्यूज़ के माध्यम से मैं इनसे ये कहना चाहूँगा कि अपने 2014 के अगर घोषणा पत्र को ये पढ़कर यहाँ पर बता देंगे कि उनमें से कितनी घोषणाएं इन्होंने पूरी की हैं, तो आप जो बोलेंगे वो करने को तैयार हूँ, पहला। दूसरा, अगर ये बोलते हैं कि देश की अर्थव्यवस्था अच्छी हुई है, सुधरी है, तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि इनके शासनकाल में नोटबंदी और जीएसटी के माध्यम से जो प्रहार यहाँ के युवाओं के ऊपर, यहाँ की आम जनता के ऊपर किया गया, ऐसा प्रहार आज तक भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ कि जो लोग रोजगार करते थे उनको बेरोजगार कर दिया गया। आज लोगों को अपने पैसे के लिए
बैंकों की लाइन पे खड़ा कर दिया। तो मैं ये बताना चाहता हूँ हमारे मित्र को कि मोदी जी ने जिन वादों को बताकर, जिन वादों को एक पूरा करने का उद्देश्य लेकर सत्ता पर आए थे, उन वादों से भटक चुके हैं। अब लड़ाई उनकी सिर्फ ये रह गई है कि सेना का कभी सहारा लेते हैं, कभी धर्म का सहारा लेकर वो अपनी राजनीति चमकाने पे लगे हुए हैं। भाजपा धर्म को लेकर के हमेशा से आगे रही है कि वो धर्म को लेकर के वोट मांगती है, ऐसा इन्होंने कहा। जीडीपी लगातार गिर रही है, तो आखिर क्या है रीजन? वाकई में इस बार घोषणा पत्र में ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है। पहले तो भाई ने जो एक बात कही थी कि मोदी जी जिस व्यवस्था को लेकर आए थे उस पर फुलफिल नहीं हो पाए, मैं भाई की बात को थोड़ा सा सुधार करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि नोटबंदी और बहुत सारे मुद्दों को उन्होंने गिनाए। मुझे तो लगता है कि एक राजनीतिक सोच के तहत ही केवल इन विषयों को कहा जा रहा है। हो सकता है उनको इम्प्लीमेंट करने में कुछ जिस तरीके से करना चाहिए था वो नहीं हुआ होगा। आप मानते हैं, मतलब इसकी कमी मानते हैं आप इसकी कमी मानते, देखिए आप आपकी बात में डिस्टर्ब नहीं कर रहा था, मैं चाहता हूं आप इसकी कमी मानते हैं, मेरे विषय को पूरा सुना जाए। मेरे विषय को पॉइंट आप क्लियर करिए, कमी थी कि नहीं, मेरा कहना कमी थी कि नहीं नोटबंदी। मैं ये कहता हूँ कि हो सकता है, बिना सोचे समझे हो सकता नहीं। नहीं, आप मेरी बात को पूरा सुनिए ना पहले। जी, किसी भी व्यवस्था को प्रारंभ करने के लिए एक ढांचा तैयार किया जाता है। हो सकता है उस ढांचे में ऊपर नीचे रहा होगा, हो सकता है उस ढांचे को जिस सोच के आधार पे किया होगा आप तक उस सोच नहीं पहुंच पाई। वही सोच मैं आपसे जानना चाहता हूं जो आप तक पहुंची, आप उस सोच को बता दीजिए। आप उस पार्टी का अगर मैं ये बिल्कुल नहीं कहता उस पार्टी का अगर प्रतिनिधित्व कर रहे हैं यहाँ पर, तो आप उस चीज को बताइए। सोच थी, नोटबंदी सोच थी, देश हित में लिया गया था। देश हित के बताइए, आप हित बताइए। काला धन है, उसका कारण सबसे बड़ा काला धन को बाहर लाना। कितना काला धन है उसके आंकड़े आज तक आपके प्रधानमंत्री जी ने दे नहीं पाए। हम यहाँ अर्थव्यवस्था के बारे में चर्चा करने के लिए नहीं बैठे, हम यहाँ बैठे हैं कि उनकी जो योजना, उनकी जो योजना मोदी, सुनिए, नहीं आप मोदी जी से शुरू किए थे, आप मोदी जी से बात करिए। आपने मोदी जी से शुरुआत की थी। देखिए हम लोकसभा पर और छत्तीसगढ़ पर बात कर रहे थे, आपने मोदी जी की शुरुआत की। आप चेहरा है तो आप उस बात को करिए, आप उस बात को पहले आप नोटबंदी पे बताइए। ना आपके पास कोई जवाब नहीं है, आपके पास कोई जवाब नहीं है नोटबंदी पर और जीएसटी पर, आपके पास जवाब नहीं है। वही सुनना नहीं चाहते इस बात को, आप इस बात को सुनना। आप मुझे पहले नोटबंदी को क्लियर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, नोटबंदी सोच सही था कि नहीं? बिल्कुल गलत सोच था, बिल्कुल गलत सोच था। क्यों गलत? एक का एक किसी मुद्रा को आपने शून्य कर दिया, लोगों को लाइन पे खड़ा कर दिया। 100 से ज्यादा लोग, 100 से ज्यादा बेकसूर लोग मारे गए थे। इसकी जवाबदेही कौन तय करेगा? चिल्लाने से झूठ सही नहीं हो सकता। 100 लोगों की मौत की जवाबदेही कौन तय करेगा? हमारे देश के 100 लोग मरे। भारत में आतंकवाद को रोकने के लिए, काला धन को बाहर लाने के लिए कितने आतंकवादी घटनाएं रुक गई? आतंकवादी पुलवामा इसका उदाहरण, पूरी उसके बाद भारत के अंदर 400 किलो का RDX कहां से आ गया? आतंकवादी भारत के मध्य क्षेत्रों में आके हमला करते थे, अब वो बॉर्डर के बीच में रुके हुए। अच्छा, मतलब आपका कहना है हमला फिर भी जारी रहना चाहिए? हमला जारी नहीं है। सुनिए आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आपके केवल चिल्ला लेने से ये सही नहीं, ना सही नहीं। और पुलवामा इसका होता है, आप मुस्कुरा कर बता रहे हैं कि सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, मगर आपको पता है कि आपकी सरकार नकारी सरकार थी। 5 सालों में सिर्फ धर्म और सेना का श्रेय लेने के अलावा इन्होंने कुछ नहीं किया है। आज भी बेरोजगार 2 करोड़ रोजगार कहाँ है? 2 करोड़ रोजगार कहाँ है? आपका आंकड़ा बताता है, आपका आंकड़ा बताता है कि 20 लाख लोगों को आपने रोजगार नहीं दिया है। जिस शुरुआत की आप बात की है, पहले मैं उस बात को करता हूँ। आपने आतंकवाद की बात की थी, आप पिछले 5 वर्षों में पूरा एस्टिमेट निकाल के देख लीजिए। 2014 से पहले बहुत सारे हमले मुंबई, हैदराबाद, भारत के मध्य क्षेत्रों में हुए थे। हम तो बॉर्डर की बात तो दूर, आप सुनिए, सुनना पड़ेगा आपको। केवल उंगली उठा लेने से आदमी सही नहीं हो जाता। आप बताइए, आपकी बात का जवाब दूंगा। उस समय में आप लोगों ने क्या किया है ना, मैं आपको चलिए ब्लेम नहीं करता हूँ। केंद्र की सरकार ने क्या किया था 2014 से पहले, पूरा भारत देश जानता है। केवल हाथ में हाथ धरे बैठे रहे, हम केवल चर्चा करेंगे, विषय करेंगे, इतने में ही हमारे 10 साल निकल गए। आज की परिस्थिति में कम से कम हमारा नेतृत्व पूरे विश्व में कट्टरता से उस आतंकवाद के खिलाफ में बात तो कर रहे हैं। पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो पूरे विश्व में आतंकवाद को सप्लाई करता है, ऐसा सभी कहते हैं। मुझे लगता है हम बस नहीं, आप भी इस चीज को मानते होंगे, और नहीं मानते हैं तो फिर आपकी सोच होगी। लेकिन तभी आपके प्रधानमंत्री बिरयानी खाने जाते हैं, तभी आपके प्रधानमंत्री बिरयानी खाने जाते हैं, तभी आपके प्रधानमंत्री अपने शपथ ग्रहण में उनको इनवाइट करके बुलाते हैं। भारतीय जनता पार्टी की विदेश नीति का ही नतीजा था कि विश्व में
पाकिस्तान को अलग थलग लाकर खड़ा कर दिया है। कमर तोड़ने में सबसे बड़ी भूमिका यदि किसी की रही है तो केंद्र में स्थित भारतीय जनता पार्टी की, मोदी जी की नेतृत्व की सरकार की रही है, जिन्होंने दमदारी से पूरे विश्व में, विश्व पटल पर भारत की स्थिति को प्रदर्शित किया है, जिसका नतीजा था कि अभी चाहे रूस की बात करें चाहे अमेरिका की बात करें, सभी जो पहले दूसरे देशों को समर्थन करते थे वो आज भारत को समर्थन कर रहे हैं। मुझे लगता है इससे बड़ी विदेश नीति सम्माननीय सुषमा स्वराज जी की जो विदेश नीति, मुझे लगता है इससे बड़ा सवाल, इससे बड़ा कुछ उदाहरण हम विदेश नीति के तौर पे नहीं दे सकते। अब रही बात आती है भारत में क्या हुआ, भारत के आतंकवादियों की क्या हुआ। आप पुराना हिस्ट्री निकाल कर देख लीजिए, पिछले 5 वर्षों में यदि भारत के अंदर कोई हमले हुए होंगे, मैं तो दाद देता हूं सेना के जवानों का, जो पहले भी उसी तत्परता से काम करते थे, लेकिन उस तत्परता से उन्हें छूट नहीं दी जाती थी कि अपने काम को किस तरफ से किया जाए। हम धन्यवाद देते हैं भारत सरकार का, जिन्होंने इस छूट को, उनकी शक्ति को एक नई दिशा दी है, जिस कारण से भारत में आतंकवाद और जो काला धन का आना था उस पर रोक लगा। कितना काला सर ना देखिए, मुझको आपकी बात का जवाब देने दीजिए। आपने बोला था कि मैं जब संसद के देश की सबसे बड़े लोकतंत्र पर हमला हुआ, ठीक है, देश की संसद पर हमला हुआ तो सरकार किसकी थी? सरकार किसकी थी बताइए। हम यही आपसे पूछना चाहे, सरकार किसकी थी? आप जानिए, आप बताइए ना। आपको इस चीज की जानकारी होनी चाहिए कि उस समय गठबंधन की सरकार थी। किसकी सरकार थी? किसकी सरकार थी? किसकी सरकार? मैं ये जानना चाहता था, इंडिया की सरकार थी? यस या नो? मान सकते हैं, यस या नो? घटना हुई ना ना, यस या नो? आपने अभी बोला क्या कि 2000 ना ना, आपने कार्रवाई, आप चलिए आप सुनिए, कसाब की आपने बात की, सुनिए, आपने मुंबई हमले की बात की, कसाब फांसी पर है, कसाब को फांसी पर चढ़ा दिया, चलिए कसाब को फांसी पर चढ़ा दिया। आपने बोला कसाब में रोक लगाने के लिए आप रात को, आप रात को अगर फांसी में चढ़ाने के लिए भी यूपीए की गवर्नमेंट ने उसको फांसी की सजा दिलवाई। आपके ही, और सुनिए, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आपने बार बार बोला कि सेना सेना सेना, सेना का क्रेडिट सेना के जवानों को लेने दीजिए। वो देश के सैनिक है, किसी पार्टी विशेष मोदी के सैनिक नहीं है। वो बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के सैनिक नहीं है, वो कांग्रेस के सैनिक नहीं है, वो देश के सैनिक है। और उसका श्रेय पूरे देश की जनता को जाता है, यहाँ के लोगों को जाता है, किसी पार्टी या किसी प्रधानमंत्री या किसी पार्टी के अध्यक्ष को नहीं जाता। बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि सेना के जवानों में जो जोश था, सेना के जवानों में जो काम करने की क्षमता थी, ये क्या 5 साल पहले नहीं थी? मनमोहन जी के टाइम पे 3 बार सर्जिकल स्ट्राइक हुई। मनमोहन जी के टाइम में 3 बार सर्जिकल स्ट्राइक हुई, मगर इस चीज को प्रचारित नहीं किया जाता। जो आपके पास मुद्दा नहीं है, आपके पास मुद्दा नहीं है। ये आप जो विषय कह रहे हैं ना, केवल कथरी ओढ़ के घी खाने का काम कर रहे हैं। हमारे केंद्रीय नेतृत्व जो काम किया जा रहा है, केवल उसको झुकाना है, इस उद्देश्य को लेकर आप सेना पे छोड़ के बात करिए। सुनिए, आप सेना को छोड़ के बात करिए, आप लोगों को सेना पे तो बात ही नहीं करना चाहिए। सेना पे बिल्कुल, आप 2 करोड़ रोजगार पर बात करिए। अपना काम किया, लेकिन हम ये पूछना चाहते हैं कि 2014 से पहले सेनाओं पे आप लोगों ने क्यों चूड़ियां बांध के रखी थी? चूड़ियां बिल्कुल, सुनिए, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, सेना को आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आप संसद की बात नहीं करते हो, आपके यहाँ संसद तक घुस गए थे, आप बोलते हो, आप मुंबई की बात कर दिए। आपके शासनकाल में आतंकवादी संसद तक घुस गए थे, तब आप चूड़िया का हाथ पहने थे। दाद देते हैं सेना के जवानों का, जिसपे आप सवालिया निशान खड़ा कर रहे हैं। अभी सर्जिकल स्ट्राइक होता है, सर्जिकल स्ट्राइक आज तक आंकड़े नहीं बता पाए, आज तक आंकड़े नहीं बता पाए कितने लोग मारे गए, आज तक आपने आंकड़े नहीं क्लियर किए। देने के लिए सर्जिकल स्ट्राइक नहीं किए थे। हमारा उद्देश्य केवल, तो आप हमसे क्यों सबूत मांग रहे हैं कि आपके शासन में क्या मांग रहे हैं? और आपके नेता, बड़े बड़े नेता, आप लोगों को सिर्फ, मुझे तो हंसी आती है ऐसे नेताओं पे जो इस शहादत पे सवाल खड़ा करते हैं। और उसी टाइम जिस समय पुलवामा में अटैक हुआ, उस समय आपके प्रधानमंत्री जी सभा को संबोधित कर रहे थे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो आपके नेता है ना, पुलवामा में अटैक हुआ, उस समय इनके प्रधानमंत्री जी सभा को संबोधित कर रहे थे। ऐसे आपके देशभक्त प्रधानमंत्री हैं। मैं आपके उस सम्मानीय नेता से, मैं सभी नेताओं का सम्मान करता हूँ, मैं आपके उस नेता से, जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन मैं उनसे निवेदन करता हूँ जो इस सवाल को खड़ा किए हैं कि पुलवामा की हमें सबूत चाहिए। मैं निवेदन करता हूं कि वो अपने परिवार के लोगों को वहां भेजें। पुलवामा का शहीद नहीं, पुलवामा का शहीद नहीं बोले थे। सुनिए, आपकी जानकारी के लिए फिर बता दूं, पुलवामा में शहीद का सबूत नहीं मांगा था। सर जी का सुनिए, उनके परिवार को सुनिए, आपको ये चीज सोचना होगा। सुनिए, आप लोग कब तक सेना का श्रेय लेके अपने आप को ढकोगे? कब तक सेना का चादर ओढ़ के रखोगे? देश की सेना है वो, किसी प्रधानमंत्री की सेना नहीं है वो, भारत देश के देशभक्ति की 125 केवल परिवार भक्ति की बात 135 करोड़ लोगों की सेना है वो। सेना से अब दूसरे और भी हमारे पास मुद्दे, आशीष जी, दूसरे मुद्दे पे भी बात करते हैं, धरातल पे आते हैं, छत्तीसगढ़ की बात करते हैं। छत्तीसगढ़ की बात करिए। आज उन्होंने मोदी की बात की थी, तो अगर उनके घोषणा पत्र में 2 करोड़ रोजगार थे,
बहुत हुई पेट्रोल, हम लोग एक स्लोगन पढ़ा करते थे जब जी। निकलते थे तो जी। बहुत हुई पेट्रोल डीजल की बार, अब की बार मोदी सरकार। जी। भाई पेट्रोल के रेट आज आसमान छू रहे हैं। ठीक बात। मोदी जी जी। कहाँ हैं अब? उनका हंसता हुआ चेहरा पेट्रोल पंप के जी। बाहर दिखता है, हम्म। ऐसे हाथ किया हुआ। वो भी देख के लोगों को लगता है कि मोदी जी थोड़ा इधर भी देख लो कि आपके जो आपने बोला था कि पेट्रोल डीजल के रेट कम होंगे और उसके रेट लगातार बढ़ते जा रहे जी। हैं, और एक आम आदमी की पहुंच से धीरे धीरे गैस दूर होता जा रहा है। जी। जी। आप लोग बोलते हो कि हम योजनाओं के तहत हर चीजों को गरीबों के लिए लागू सोचते कर- हैं, जी। गरीबों के लिए सोचते हैं, लास्ट पंक्ति के लोगों के लिए काम करते हैं, मगर मैं ये समझ रहा हूँ कि आप लोग सिर्फ 20 ऐसे बिजनेसमैन और 20 ऐसे देश के पहली बात तो उनके ये लिए है ही कि काम कर रहे हो। जो आपने ये कहा ना कि महंगाई- गरीब पंथी के जी। व्यक्ति की बात करते हैं। जी। आने वाला लोकसभा चुनाव है जिसमें भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार बहुमत के साथ बनेगी तो इसका जवाब मिल जाएगा। आपकी जानकारी के लिए महंगाई- दूसरी महंगाई- बात, महंगाई- रही बात आप महंगाई की, नो डाउट पिछले 10 सालों में जिस स्थिति पे भारत सरकार आई थी, आपको भी पता है कि विश्व बैंक में बहुत सारे कर्जे थे, है ना, इसको आपको मानना पड़ेगा। सरकार ने बहुत कर्जे लिए थे, अब उस कर्जे से उबर कर भारत को इस स्थिति में लाकर खड़ा करना कि अभी जीडीपी में भारत पूरे विश्व में 6वें स्थान पर, जहां तक मुझे जानकारी है। जीडीपी गिरी है, आपकी तो जानकारी फिर के 6वें स्थान आंकड़ों- पर कैसे सुनिए आता है? सुनिए तो फिर 6वें जीडीपी स्थान पर गिरी कैसे है। आता है? आप 6वें स्थान अपने पर आंकड़ों को कैसे है? दुरुस्त करिए। चलिए मैं भारत मानता की हूं। जीडीपी तो गिरी है। 6वें स्थान पर कैसे आया? आप 6वें स्थान पर अपने कैसे आंकड़ों आता को है? दुरुस्त करिए। 13वें भारत से की 6वें GDP स्थान पे भारत भारत देश की आता GDP कैसे है? गिरी है। और चलिए ठीक है, मानते हैं गिरी है। पहले 13वें स्थान पर थे, वो 13वें से 6वें स्थान पर आपकी कैसे आया? जानकारी के लिए बता दूं, 2009 दूसरी और बात, 2010 में जिस विश्व स्थिति मंदी के पे- दौरान भी देश जिस को स्थिति- झुकने नहीं दिया। अमेरिका जिस जैसा स्थिति राष्ट्र, पर- जिस अमेरिका स्थिति जैसा पर राष्ट्र मनमोहन सिंह उस विश्व जी ने मंदी लाकर छोड़ा था, वो तो मुझे लगता है कि जो गड्ढा पाटा खोदा गया था, हमको पाटने में और भारत को अपनी उस स्थिति को लाने में ये पूरे 5 साल लगे हैं। मैं तो दाद देता हूँ भारतीय जनता पार्टी का और भारत सरकार का, जिन्होंने इस इतने चैलेंजिंग जो स्थिति थी उसको इतने सहस्त्रपूर्ण तरीके से ताकत के साथ इस स्थिति को अपने कंट्रोल में लिया और भारत को इस स्थान पर लाकर खड़ा किया है कि विश्व में पटल में एक नई स्थान बना रहे हो। मैं कुछ बात बोलूं सर, कुछ बातें रखूं। 2004 से लेकर 2014 तक यूपीए की गवर्नमेंट जितनी भी योजनाएं, आज उससे लोग लाभान्वित हैं। आप अपनी 5 योजनाएं ऐसे बताइए जिसमें लोग लाभान्वित हैं और जिसमें लगे कि हाँ देश के प्रधानमंत्री ये ने बताइए, इन 5 सालों में यहाँ के लोगों के लिए कुछ किया है। आप अपने घोषणा पत्र पर पढ़ के बता के टिक मार कर दीजिए कि कितनी घोषणाएं पूरी हुई है। आप शायद मुझे लगता है कि जनता के बीच में भी जा नहीं रहे, क्योंकि जनता के बीच में आप योजनाएं बताइए, आप योजनाएं बताइए, मैं आपके योजनाओं का जवाब देता हूं। भी आ रहा हूं मैं, आप योजनाएं बताइए। भी आ रहा हूं मैं, हमारे आपने क्या किया आप ये बताइए ना। परेशानी तो यही है ना कि भाई अभी आप सत्ता पे, हम आपसे पूछेंगे। आप लोग केवल चिल्लाकर सच्चाई को दबाने का प्रयास करते हैं। चलिए बताइए। पहली बात तो ये कि आप जनता के बीच में जा नहीं रहे। जिस स्थिति में अभी मोदी जी का स्थान है, मोदी जी का स्थान जनता द्वारा बनाया गया है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उससे ज्यादा मेहनत एक जन सामान्य कर रहा है जो मोदी जी को पुनः प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहता है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार पुनः बनाने चाहता है। मैं अब आपसे यह सवाल पूछता हूं कि ऐसा क्या 5 सालों में उन्होंने किया है कि जनता स्वयं चाहती है कि एक ऐसा नेता बने। आपने जो फोटो बताया ना पेट्रोल पंप के बगल में, लगता है व्हाट्सएप में देखा था, व्हाट्सएप में ही एक ये भी चल रहा था कि पहला एक ऐसा नेता है जिसको बनाने के लिए कार्यकर्ता या पार्टी के बड़े नेता नहीं, जनता उसके लिए प्रचार कर रही है। आप इस चीज को भी आपको ध्यान देना होगा। रही बात, आप योजनाओं की बात करते हैं, 2 महीने पहले ना छत्तीसगढ़ में चुनाव हुए थे, 2-2.5 महीने पहले हुए अभी चुनाव, 3 महीना पहले। केवल उस समय के बाद से जो भारतीय केंद्रीय सरकार ने, जो नेतृत्व ने यहाँ योजनाओं को शुरुआत करने का प्रयास किया था, केवल आपने उसको रोक कर या उसको बदलने का प्रयास किया। सबसे बड़ा उदाहरण आप अपनी योजनाओं, मैंने आयुष्मान योजना, आयुष्मान भारत योजना ऐसा है जो केवल छत्तीसगढ़ नहीं पूरे भारत को एक चिकित्सा के क्षेत्र में एक नया ताकत दे रहा है, जिसका अब कितना फंड आता है, क्या आता है, 5 लाख तक के आते हैं। इसमें सुनिए आपकी जानकारी को आप सुनना ही नहीं चाहते। जैसे हमारा बात आता है आप उसको सहम जाते हैं। मुझे लगता है स्वास्थ्य विभाग आपके सहम नहीं जाता। आप कई झूठ बातों को इतने ज्यादा दबा के बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं ना, गलत बोल रहे हैं। आप उस आयुष्मान भारत योजना का जो फायदा हो रहा है वो जनता को मिल रहा है। नेताओं को आप लोग तो उस चीज में नकारात्मकता देखेंगे ही, क्योंकि और आप लोग को करना भी चाहिए। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप विपक्षी पार्टी के हैं या फिर आप दूसरे पार्टी के, आपको ये नहीं देखना चाहिए। आप हमारी कमी बताइए, लेकिन हम चाहते हैं जो कमी हो उसको आप बताइए। आयुष्मान भारत योजना ऐसी योजना है जिसमें गरीब व्यक्ति जो हॉस्पिटलों में जाकर इलाज नहीं करा सकता है, बड़ी बड़ी बीमारियों जो आजकल
छत्तीसगढ़ में भारत में बहुत कॉमन हो चुकी है, उसका इलाज नहीं करा पाता था। मोदी जी ने इतनी बढ़िया सोच के तहत उस योजना को चालू किया, जिसके लिए आजकल जो डेथ रेट होता है, मैं तो चिकित्सा विभाग से जुड़ा हूं, मुझे थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी कि जो डेथ रेट है वो लगातार उसमें गिरावट आ रहा है। इसका बहुत बड़ा उदाहरण सर की चिकित्सा विभाग की सक्रियता और ये आयुष्मान योजना का है। दूसरी बात आती है घरों के जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो पक्के मकान दिए जा रहे हैं, स्वच्छ भारत मिशन जिसका आप लोगों ने बहुत विरोध किया, हम तो कहते हैं, हम गर्व से कहते हैं कि हम वैसे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में काम करते हैं जो शौचालय की बात करता है। शौचालय एक छोटा सा चीज है, लेकिन वो इतना बड़े स्तर पर प्रभावित करता है कि व्यक्ति की जान तक को ले सकता है। उस चीज को हमारे देश के प्रधानमंत्री ने फोकस किया और उसको पूरे भारतवर्ष में फेमस करने का, उसको केवल फेमस नहीं, उसको सक्सेस करने का ही प्रयास किया। ऐसी ऐसी बहुत सारी योजनाएं मैं बताना चाहूंगा, तो मुझे लगता है डिबेट खत्म हो जाएगा, लेकिन योजना खत्म नहीं हो पाएगी। मैं इनकी बात का जवाब देना चाहूंगा। जी। सबसे पहले तो आपने बोला स्वास्थ्य, आयुष्मान योजना। आयुष्मान योजना में कितना भ्रष्टाचार हो रहा था छत्तीसगढ़ में, वो हम लोग की सरकार आने के बाद हमको पता चल गया। आप आयुष्मान योजना की बात करते हैं, हम तो इस बात पे आगे बढ़ रहे हैं और इस बात को लागू करने के उद्देश्य को लेकर आगे बढ़ रहे हैं कि हम राइट टू हेल्थ लेकर आए और प्रदेश के हर वर्ग के लोगों को, चाहे वो मध्यम वर्ग हो चाहे निम्न वर्ग हो, हर वर्ग के लोगों को राइट टू हेल्थ के तहत मुफ्त इलाज मुहैया कराया जाए। 95% इलाज हम मुफ्त करने के रणनीति पर काम कर रहे हैं और आने वाले एक सालों में हम इसको करके भी दिखा देंगे। आपकी पहली बात का जवाब, आयुष्मान की बात का जवाब। दूसरा ना मुझको जवाब देने दीजिए। दूसरा आपने बोला शौचालय पे बोले थे, शौचालय पे बोला था। आज आप जिस शौचालय के लिए पैसा दे रहे हैं उसमें कितना भ्रष्टाचार है ये आप खुद पता कर लीजिए। लोग शौचालय के नाम से जो पैसा लेकर जा रहे हैं उसमें शौचालय कितने बन रहे हैं और कितना शौचालय आपके द्वारा निर्मित कराया जा रहा है, उसमें कितने आपके पार्टी के लोग और कितने जानकारी पूरी होनी चाहिए, इस विषय पे पूरी जानकारी होनी चाहिए। मैं आपको बताऊंगा इस विषय पे जानकारी होनी चाहिए। कितना भ्रष्टाचार चल रहा है, बात कर रहे हैं ना कि और स्वच्छता की बात कर रहे हैं। सुनिए ना, सुनिए आप स्वच्छता की बात करते हैं, सुनिए आप सुनिए स्वच्छता की बात करते हैं, आपका सिर्फ प्रोपेगेंडा था। आपने अभी तक स्वच्छता की बात ना करें, आप मुझको जवाब देने दीजिए, क्योंकि 2G स्पेक्ट्रम जब खुलेगा, जब आधार घोटाला खुलेंगे ना, तो राफेल में पीएम नहीं बोल रहे हैं। राफेल पे क्यों नहीं बोलते हैं? राफेल आपने राफेल पे अभी तक क्यों बात नहीं की है? आपके पीएम राफेल में चुप क्यों है? अगर इतने ईमानदार पीएम है तो राफेल में चुप क्यों है? अगर आपके पीएम है राफेल में चुप, छत्तीसगढ़ मैं आप दोनों को इंटरप्ट कर रहा हूँ, मैं रोकना चाहूंगा आप लोगों को। अब वहां से निकल के अब हम आते हैं छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में, जहां करीब 15 से 16 लाख मतदाता हैं। इस एक लोकसभा क्षेत्र में करीब 8 विधानसभा है, जहां पे 4 में भाजपा को जीत मिली है, 2 में कांग्रेस को जीत मिली है और 2 अन्य हैं। जनता कांग्रेस क्षेत्रीय पार्टी है। उस क्षेत्र में जहां पे इनकी बहुमत है एक तरीके से, जहां पे 4 इनके विधायक चुन के आए हैं, आपके केवल 2 हैं, वहाँ पे आप किस तरीके से बात रखेंगे? जहाँ पे आप लोगों को नकारा गया था, आप लोगों को कम वोट मिले थे, वहाँ पे आप किस तरीके से बात रखेंगे? और सामने चेहरा आपका सेंट्रल में नरेंद्र मोदी से सामना है, क्योंकि इनके जो नेता हैं अरुण साव, वो सीधा कहते हैं मुझे वोट देख के वोट ना करें, आप सीधे नरेंद्र मोदी को देख के वोट करें। आप वहाँ पे किस तरीके से मतदाताओं को साधेंगे, कैसे उनसे वोट करने की अपील करेंगे अपने फेवर पे? सबसे पहले तो आपके सवाल पे ही पहला जवाब मेरा है कि जो लीडर, जो एक उम्मीदवार खुद कहता है कि मुझको देखकर वोट मत कीजिए, नरेंद्र मोदी को देखकर वोट करिए, तो ऐसे क्या व्यक्ति को या ऐसे किसी उम्मीदवार को जिताना कहीं पर अच्छा है कि वो खुद कह रहे हैं कि मुझको ना देखकर नरेंद्र मोदी को देखकर वोट करिए? तो क्या वो बिलासपुर के जनमानस के और बिलासपुर की नीतियों और बिलासपुर के हक की बात ऊपर लोकसभा में रख पाएंगे? सेकंड, आपने बोला मुझको कि आप 2 सीटों पर है, आप कैसे लोकसभा पर फोकस करेंगे? मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये चुनाव हम लोगों के पहले जो विधानसभा चुनाव हुआ था, जो हमारी सरकार ने काम किया, हमारे 36 बड़े जन घोषणा पत्र में हम लोगों के 36 बड़े टारगेट थे, उसमें से 18 हम लोगों ने पूरा कर लिया है, जिसको देखते हुए छत्तीसगढ़ की जनता, सबसे पहला हम लोगों का किसान, जो छत्तीसगढ़ का मूल, एक मान के चलिए कि छत्तीसगढ़ की धरोहर अगर हो तो यहाँ के किसान, यहाँ का मजदूर है, यहाँ का सबसे जो लास्ट की पंक्ति में खड़ा हुआ इंसान है। तो जब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनी, आदरणीय भूपेश बघेल जी ने
तुरंत शपथ ग्रहण के बाद कुछ घंटों में ही ये फैसला कर दिया कि किसानों का कर्जा माफ़ किया। 6100 करोड़ रुपए का किसानों का कर्जा माफ़ हुआ। 16,65,000 लोग इसमें लाभान्वित हुए हैं। और किसानों, सुनिए मैं उस पे आ रहा हूँ, इस मुद्दे को लेकर आज किसान हमारे साथ खड़ा है, यूथ हमारे साथ खड़ा है, आम जनमानस। हम लोगों ने 36 बड़े टारगेट में से 16 टारगेट पूरे कर दिए हैं और ये सिर्फ 3 महीने के काम में किया है हम लोगों को। और आने वाले समय में हम निश्चित ही आने वाले जो भी हमारे टारगेट रहेंगे उसको भी करेंगे। और जनता, छत्तीसगढ़ की जनता ये देख रही है कि कांग्रेस की सरकार जब से आई है तो ये जनता की सरकार है, कांग्रेस की सरकार नहीं है। आम पब्लिक के काम हो रहे हैं, आम पब्लिक को वो सुविधाएं और वो उनका अधिकार मिल रहा है। और आज जो एक पार्टी थी छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस, उसके भी लगभग 70% लोग हमारी पार्टी में आ चुके हैं और ज्वाइन कर रहे हैं पार्टी। की बात करेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। और छत्तीसगढ़ में अगर आप बिलासपुर सीट की बात करें तो आप अगर वोट का रेशियो निकालेंगे तो जोगी कांग्रेस को भी जो वोट मिले थे उसको भी कहीं ना कहीं हमको कांग्रेस को लाभ वोट को हमको मिलने से कांग्रेस जीत रही है, यहाँ से कांग्रेस जीत रही है। और इनका कहना है कि हमारा नेता हमारा चेहरा लेके जा रहा है। आपका नेता तो चेहरा भी नहीं बता रहा, वो बोल रहे नरेंद्र मोदी को वोट करें। इन्होंने अभी शुरुआत चेहरा अपना लेके, पहले तो आपने विधानसभा की बात खोली, मैं आपको बधाई देता हूं कि आपकी पार्टी जीती है। चुनाव होता है, चुनाव में एक पार्टी हारती है, एक जीतती है, उसके लिए आपको बधाई है। हो सकता है कुछ कमियां रही होंगी, सुधारने का प्रयास किया जाएगा। आपने शुरुआत की कि हमारे यहाँ के जो लोकसभा के प्रत्याशी हैं उन्होंने मोदी जी का चेहरा बताया है। हर घर का बड़ा बुजुर्ग उस घर का मुखिया होता है। हमारे घर का भी अभी जो मुखिया है वो माननीय मोदी जी है। और प्रत्येक व्यक्ति हमको बिलासपुर का मुखिया चाहिए, हमको बिलासपुर का मुखिया चाहिए, हमको दिल्ली में बैठा हुआ मुखिया नहीं चाहिए, हमको बिलासपुर का। आपने अपने बिलासपुर से सवाल पूछा था, बिल्कुल आप करते हैं, आप करते हैं, आप करते हैं। बिलासपुर की आवाज दिल्ली में कैसे नहीं तो आप ये बताइए। बिल्कुल ठीक है, एक सशक्त उम्मीदवार है और एक उम्मीदवार है, एक सशक्त उम्मीदवार कांग्रेस के अटल श्रीवास्तव जी हैं। मैं अब इस विषय को कहना चाहता हूं, घर का मुखिया जो होता है हमेशा घर का चेहरा वही होता है। नो डाउट उस घर में 4 बच्चे हो सकते हैं, चारों की अलग अलग पहचान है, लेकिन उस घर का प्रतिनिधित्व केवल एक ही व्यक्ति करता है। और मुझे लगता है हमको बिलासपुर का प्रतिनिधित्व बिल्कुल मिलेगा, आपको बिलासपुर का प्रतिनिधित्व मिलेगा। रही बात आती है कि प्रधानमंत्री का चेहरा, यहाँ का बिलासपुर लोकसभा का चेहरा वहाँ प्रतिनिधित्व करेगा कि नहीं। मैं ये कहता हूँ कि यदि कोई एक मुखिया बन गया है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि दूसरे को जवाब देने के लिए या आवाज उठाने के लिए सशक्त नहीं किया जाता। यदि मुखिया सही मजबूत है तो हर एक व्यक्ति उस मुखिया के बराबरी समतुल्य होगा। इसी का उदाहरण देगा हमारा बिलासपुर लोकसभा, जिसके उम्मीदवार सम्माननीय अरुण साव जी, जिसे आप कह रहे हैं कि कोई पहचान नहीं। मैं कहता हूँ कि बहुत पुराने मंझे हुए व्यक्ति हैं, संघ में, संगठन में, जनता के बीच में बहुत अच्छा पकड़ रहा है, बहुत ग्राहिता है। इसी का नतीजा है कि उन्हें इस बार टिकट दिया गया। मैं पूरी बात को कंप्लीट कर देता हूं। अब आप कहते हैं कि इनके पास कोई मुद्दे नहीं है कि इन्होंने ये मोदी जी के चेहरा को लेकर करें। अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा कि जोगी कांग्रेस के शामिल हो जाने से हमारी पार्टी मजबूत हो रही। तो मैं अब आपसे ये पूछता हूं कि आपकी पार्टी सत्ता में है, उसके बाद 3 महीने से आपने योजनाओं को क्या क्या क्रियान्वयन किया हमें तो पता नहीं, हमें तो जमीन पे उतर दिख नहीं रहे। आप कह रहे हैं कि हमने बहुत सारा क्रियान्वयन किया है, लेकिन उसके बाद आपको जोगी कांग्रेस से समर्थन लेने की क्या आवश्यकता पड़ रही? साफ रूप से आपको खुद को यह पता है कि आप लोगों ने कोई योजनाओं का क्रियान्वयन नहीं किया है, केवल ढकोसलेबाजी हुई है, बहुत सारे पेपरबाजियां बहुत हुई हैं 3 महीनों में, और केवल सोशल मीडिया में बहुत बातें हुई हैं, जमीनी स्तर पर पहुंचा नहीं है, जिसका नतीजा है कि जनता बहुत नाखुश है। किसानों की बात करते हैं, कुछ दिन पहले ही खबर आए थे कि धमतरी के कोई गांव में किसान ने आत्महत्या की। जब आप लोग इतनी सुविधाएं दे रहे हैं तो उनको आत्महत्या करने की आवश्यकता क्या पड़ रही है? महासमुंद के पास के भी एक घटना मेरे पास आई थी, जिसमें किसानों की हत्या की बात, आत्महत्या की बात हो रही थी। तो जब आप लोग इतना जनता के समर्थन की बात करते हैं तो मैं पूछना चाहता हूं कि इस आत्महत्या का कारण क्या है? रही बात बिलासपुर लोकसभा की, यहां से भारतीय जनता पार्टी की नेतृत्व देश में बहुत प्रबलता से अपना आवाज बुलंद करेगी। इसका परिणाम हमें बहुत जल्दी नजर आएगा। मोनू जी, इनका कहना है कि आप जो बात कर रहे हैं वो धरातल में नहीं आ रहा है, जनता नाखुश है, किसान नाखुश है, आत्महत्या कर रहे हैं। तो लोकसभा में
कैसे इन मुद्दों सबसे पे पहले आप तो लड़ते भाई होंगे? ने खुद ही जी। बता दिया कि इनके जो पार्टी के प्रत्याशी हैं वो सिर्फ संगठन में और आरएसएस में पकड़ रखते हैं और हमारे RSS में लिए जान संगठन पहचान- सर्वोपरि, सर, मुझको मैंने ये नहीं कहा है। प्लीज मैंने ये अब नहीं आप कहा नहीं है। बोलेंगे, अब हमारे आप लिए नहीं बोलेंगे, संगठन नहीं, सर्वोपरि है। ये गलत आप है। गलत अब तरीके से अब करके बता रहे हैं। आप इनकी अब भी बात मैं सुन आपकी लीजिए। बात को दोहरा रहा हूँ, लेकिन आप मेरी बात को रखिए ना। आप मेरी बात आप तो तो गलत सुनिए। विषय सर, गलत आप में मेरी रखने। बात तो सुनिए ना। हमारे लिए आप- संगठन सर्व, मैंने ये नहीं कहा कि संगठन में आप- मजबूत है। हमारे यहाँ आप मेरी बात या तो हमारे फिर यहाँ बात का ही मत नेतृत्व करिए। संगठन में भी मजबूत मैं रहता है, आपके जनता के टाइम बीच पे एक में बोला छोटा क्या? सा ब्रेक ले मैं- लेते ना, हैं। ना, हमारे ब्रेक, ब्रेक, एक छोटा सा ब्रेक, एक छोटा सा ब्रेक। तो जैसा कि हमारे भाई ने बताया कि उनके जो प्रत्याशी हैं वो सिर्फ संगठन में और आरएसएस में पकड़ रखते हैं, जनता के बीच वो उतना एक्टिव नहीं है। जी। ये बिलासपुर की जनता खुद बोल रही है कि ऐसा प्रत्याशी दे दीजिए जिसका ना कभी नाम सुना, ना कभी संघर्ष में दिखे हैं, ना कभी जनता के बीच में कोई पकड़ है। किसी कार्य को करते या किसी जनता की लड़ाई को लड़ते हुए दिखे। वहीं बात कांग्रेस के प्रत्याशी की अगर आती है अटल श्रीवास्तव जी, तो चाहे वो जोन का आंदोलन रहा हो, चाहे बिलासपुर विश्वविद्यालय का आंदोलन रहा हो, चाहे ACCL का आंदोलन रहा हो, चाहे छत्तीसगढ़ जब अलग हुआ उसमें संघर्ष की बात रही हो, और कांग्रेस पार्टी जब सत्ता से बाहर थी उस पर भी लगातार संगठन पर रहकर जनता की लड़ाई लड़ना, यहाँ तक लाठी डंडे खाकर जेल जाने पर भी वो पीछे नहीं हटे और लोगों की लड़ाई को लड़कर आज सत्ता पर कांग्रेस को स्थापित करने का काम किया है। और आज भी वो लगातार जनता के बीच में, जनता के द्वारा उनको उम्मीदवार बनाया गया है और कांग्रेस पार्टी ने इसी को बुनियाद बनाकर उनको टिकट दिया, क्योंकि वो जनता के बीच में लोकप्रिय हैं और जुझारू होकर लोगों की समस्याएं सुनते और उनका निराकरण करते हैं। निश्चित ही उन्होंने एक बात तो सही और की कि मुझको जनता के बीच भाई में उनका पकड़ है, लोग जानते हैं, उनको पहचानते हैं। अरुण साहू जी के साथ थोड़ा सा दिक्कत है कि लोग उन्हें नहीं जानते हैं, पर्दे के पीछे रहे, पर अटल श्रीवास्तव जी हमेशा से पर्दे के आगे रहे, लोगों के लिए वो खड़े हुए। तो ये भी एक मुख्य मुद्दा है कि लोग जानेंगे कैसे अरुण साहू को। अरुण साहू जी मुझे लगता है कोई नया चेहरा नहीं है, पुराना आपने ही बता दिया। संगठन में बहुत पहले सक्रिय रहे हैं, संगठन में जनता, लेकिन अब संगठन में रहे, लेकिन जनता के बीच में भी उनकी सक्रियता लगातार रही है। कुछ दिन पहले तक वो उप महाधिवक्ता के दायित्व पे थे, वहां भी लेके लगातार जनता की सेवा करने की भूमिका में रहे। उससे पहले संघ के काम में विद्यार्थी परिषद से जुड़े हुए थे, विद्यार्थी परिषद और संघ के माध्यम से वो जनता के बीच में जाकर जनता के हमेशा आवश्यक परेशानियों को सुनना, उनका समाधान करने का प्रयास किया था। ये हम बिल्कुल नहीं कह सकते कि उनकी कोई पहचान नहीं है। मोदी जी का नेतृत्व है, हम सभी ये चाहते हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में मोदी जी के हिसाब से सब आ जाए तो नहीं हो पाएगा। हम ये नहीं कहते, हम ये नहीं कहते। मैंने फिर कहा कि घर का मुखिया जो होता है वो घर का मुखिया नहीं, जब तक आप लोगों के हमको मुखिया तय नहीं कर पाते। ना हमारे यहाँ का जो मुखिया है, हमारे यहाँ लोकतंत्र, हमारे यहाँ लोकतंत्र के आधार पर चुनाव होता है और लोकतंत्र के अपने आप को प्रधानमंत्री बनना ना हमारे यहाँ लोकतंत्र के आधार पर चुनाव होता है। जो यहाँ से चुनकर जाएगा वो तय करेगा कि देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा। अगर यहाँ पर से बिलासपुर लोकसभा से अटल श्रीवास्तव जी चुनकर जाते हैं तो वो वहाँ जाकर तय करेंगे कि देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा। हमारे यहाँ होता है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, हमारे यहाँ लोकतंत्र इस देश की व्यवस्था है, रखने में हमारे में संगठन सर्वोपरि है। हमारे में संगठन सर्वोपरि है, हमारे यहाँ लोकतंत्र सर्वोपरि है। संगठन की पूजा होती है, संगठन सर्वोपरि है, हमारे यहाँ लोकतंत्र सर्वोपरि है, हमारे यहाँ लोकतंत्र सर्वोपरि है। चुनाव लड़ रहे हैं ना, संघ से चुनाव नहीं लड़ रहे। पैतृक संगठन हमारे यहाँ लोकतंत्र सर्वोपरि है, हमारे यहाँ लोकतंत्र। ये गलत विषय, आप इस गलत विषय को बोल रहे हैं। आपके यहाँ चेहरा ही तय नहीं पर है। आप लोगों की ये जो बौखलाहट का कारण यही है कि आप लोग चेहरा तय नहीं कर पा रहे। हमारे यहाँ लोकतंत्र प्रणाली से चुनाव होता है, पहले चुनकर आए प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। हर लोकसभा सीट पर चुनकर आए लोकसभा के सदस्य तय करते हैं कि देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा। मोदी जी का सिर्फ एक चेहरा दे दिया है, उसको मुहर लगाने पर आप लोग अभी मोदी जी का चयन बहुमत के आधार पर हुआ था। इससे पहले अटल बिहारी जी भी थे प्रधानमंत्री, उनका भी चयन बहुमत के आधार पर ही हुआ था। जो विधायक दल का नेता, जो सांसद दल का नेता चुन कर जाएगा, जो सांसद चुन कर जाएगा वही ऊपर में नेतृत्व का चयन करेगा। पार्टी इसी का चुनाव हमारे में भी होता है, बस उम्मीदवार नहीं दे पा रही है। जो सिर्फ आप नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ रही है, वो क्या बिलासपुर का विकास करेगी, क्या बिलासपुर की जनता की लड़ाई को लड़ेगी। संगठन की बात करते हैं, हमारे लिए बिलासपुर की जनता, बिलासपुर की बात वो कैसे उठाएंगे। दिल्ली में जब आप खुद बोल रहे हैं कि नरेंद्र मोदी वहाँ पे बैठे हैं, हमारे मुखिया हैं, परिवार के मुखिया हैं, तो ये अपनी बात कैसे रखेंगे और मुखिया क्या इनकी बात को मानेगा? बिल्कुल मानेंगे।
मैंने ये नहीं कहा है कि मुखिया है इसका मतलब ये कि नीचे के लोगों की बात नहीं सुनेंगे। मुखिया का काम ही है नीचे के अपने जो घर के व्यक्ति हैं उनकी हर परेशानियों को सुनना और समाधान करना, और ये इनमें खासियत है जो अपनी बातों को केंद्र तक पहुंचाएंगे और अपनी बात को बहुत प्रबलता से वहां रखेंगे। और मैं इस चीज की भी गारंटी देता हूं, जानकारी के लिए बता दूं, मैं गारंटी देता हूं कि केंद्र सरकार भी उसी सामंजस्य के साथ बिलासपुर लोकसभा की तरक्की करेगी, जिसका जीता जागता उदाहरण बाकी लोकसभा में भी है। माननीय मोदी जी बनारस से लड़े थे चुनाव, आप उस बनारस लोकसभा की स्थिति को देख सकते हैं। केवल प्रधानमंत्री बनना उनका उद्देश्य नहीं है, प्रधानमंत्री बनकर दे गंगा मां साफ हो गई, लेकिन इस गंगा मां साफ हो गई, लेकिन इस स्थिति पर लाकर खड़ा कर दिया कि प्रियंका गांधी जी वहां का पानी पी सकती है। ना गंगा मां साफ हो गई, इस स्थिति पर लाकर खड़ा कर दिए हैं ना गंगा मां साफ हो गई। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ना प्रियंका जानकारी के लिए पानी पी रही है। 4000 गांधी जी कुछ ही दिन 4000 करोड़ का बजट था, और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हमारा देश का केंद्रीय मंत्रालय उमा भारती जी का नेतृत्व, सशक्त नेतृत्व नहीं है। जानकारी के लिए बता दूं, आज आपके सरकारी आंकड़े बोलते हैं, आज आपके सरकारी आंकड़े बोलते हैं कि आप लोग पूरा पैसा खर्च ही नहीं कर पाए। आपके सरकारी आंकड़े बोलते हैं कि सुनिए आप उस पूरा पैसे को खर्च ही नहीं कर पाए, आप काम ही नहीं कर पाए। 4000 करोड़ का बजट था, आप लोग पूरे पैसे खर्च ही नहीं कर पाए, आप लोग 5 साल में काम ही नहीं कर पाए। मुझे ये बताइए, जब वहाँ गंगा नदी साफ नहीं है तो प्रियंका गांधी जी वहाँ जाकर पानी पीने की स्थिति में कैसे आई? जो प्रियंका गांधी एसी से उतरती आज ये बता दीजिए, जो प्रियंका गांधी जो जी एक बात बताइए, आप गलत बोल रहे हैं। प्रियंका गांधी जी हमेशा रायबरेली में थी, चुनाव के समय आई है, क्योंकि वो पर्दे के पीछे रहकर काम करती थी अमेठी और रायबरेली में, पर्दे के पीछे रहकर रायबरेली अमेठी में। आप करने की ना आपकी जानकारी के लिए बता दो, अमेठी रायबरेली में प्रियंका गांधी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाता है, रहती है, लेकिन अंत के 6 महीने में। सर आपकी जानकारी के लिए बता, मैं ये बोल रहा हूँ, आपकी जानकारी के लिए अटल जी और अरुण जी कैसे जीतेंगे बिलासपुर? कैसे? मैं बोलूंगा कि भाई पहले बोलेंगे। कैसे होगा? आप ही बोल लीजिए। चलिए, आपकी बात को हमेशा काटते हैं, हमेशा आपकी बात काटते हैं, आप ही बोल लीजिए। नहीं, अच्छी बात है, ये काट रहेगा, कैसे सकारात्मक हो तो कैसे होगा? ना आपने राम मंदिर बनाया, ना आपसे महंगाई कम हुई, आपने कुछ नहीं किया। सिर्फ आपके पास एक कहने के लिए जो अभी आप मुद्दे लेकर जा रहे हैं, पुलवामा अटैक पे हमने बदला लिया, एयर स्ट्राइक किया, सर्जिकल स्ट्राइक किया, ये 2 मुद्दे आप भारत पाकिस्तान को लेकर के जा रहे हैं। मेन ये है आपके पास, आम आदमी के लिए ना रोजगार की बात कर रहे हैं, ना महंगाई कम करने की बात कर रहे हैं, ना चिकित्सा क्षेत्र में बात कर रहे हैं। आप इन मुद्दों पे नहीं जा रहे हैं, सिर्फ आप ये ध्यान भटका रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान, हमारा जो इन मुद्दों को लेकर हमारा जो मैनिफेस्टो बना है जी, उसमें केवल भारत और पाकिस्तान या सेना के जवानों की बात नहीं हुई है, सभी विषय को लेकर सभी क्षेत्र को उसमें इंक्लूड किया गया है जी। रही बात आती है बिलासपुर की जी, बिलासपुर में आपने कहा राम मंदिर का, थोड़ा सा और विषय है उस पर कहना चाहूंगा कि राम मंदिर शुरू से हिंदुत्व का एक पहचान रहा है। हम अभी भी उस विषय को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। पिछले उसमें सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि आप लोगों के अभी घोषणा पत्र में आ चुका है कि हम कानूनी अध्यादेश को लाकर ही हम उस कोशिश पे लगे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी लगातार उस कोशिश पे लगी है। हम आपसे समर्थन भी चाहते हैं। अब रही बात आती है, फूट पड़ने लगा है भाजपा में, फूट पड़ने लगा है भाजपा में, फूट पड़ने लगा जब आपकी यहाँ पे हार हुई है। सारे जो कार्यकर्ता हैं वो एक तरीके से बिखर गए हैं। जो यहाँ पे एक मेन लीडर हुआ करते थे उनसे टूट चुके हैं और उनसे टूट करके काम कर रहे हैं। ऐसे में अरुण साहू जी कैसे जीतेंगे? अटल जी को कैसे हराएंगे? भारतीय जनता पार्टी हमेशा से किसी व्यक्ति विशेष पर निर्भर नहीं रही है। हमेशा से हमारे लिए पार्टी, हमारा संगठन सर्वोपरि रहा है। चेहरे जरूर बदल सकते हैं, संगठन हमेशा एक ही रहा है। उसी का जीता जागता उदाहरण है कि कार्यकर्ता अभी भी उसी जोश के साथ संगठन के लिए कार्य कर रहे हैं। बात आती है बिलासपुर लोकसभा की जी। आपने कहा कि चलिए मैं उस विषय पर चर्चा नहीं करूंगा, विधानसभा की बात थी, वो अलग विषय है। विधानसभा को कुछ अलग परिस्थितियों पर काम करता है, लेकिन 14 साल के नेता को 6 महीने के नेता नहीं, वो उस पे आप उनकी काबिलियत पे शक नहीं खड़ा कर सकते। मैं बता रहा हूँ उनसे जो मेन लीडर थे उनसे टूट गए हैं। वो काबिल थे इसलिए ही 14 साल तक उन्होंने यहाँ राज नहीं सेवा की है। मैं तो कहता हूँ सेवा की है। अब रही बात आती है लोकसभा की। अरुण साहू जी के लिए कहीं फूट की बात या कहीं भी द्वेषपूर्ण रवैया नहीं है। सभी संगठन के प्रत्येक कार्यकर्ता उनके लिए जी जान लगाकर काम कर रहे हैं, केवल भारतीय जनता पार्टी को जीत दिलाने के लिए, केंद्र में मोदी जी की सरकार पुनः लाने के लिए। सभी कार्यकर्ता फिर से एक होकर एक छतरी के नीचे काम कर रहे हैं। भाई से एक सवाल पूछना चाहूंगा कि आपके लगातार 22 साल से यहाँ सांसद है,
लखनलाल साहू जी मोदी जी के शासनकाल में 5 साल जी। यहाँ के सांसद रहे हैं, ठीक है। बिलासपुर के सांसद। जी। उनके 5 ऐसे काम बता दीजिए आप जो बिलासपुर के हित और बिलासपुर के लोगों की जनता के लिए किए गए हों। 5 काम ऐसे बता दीजिए आप। सवाल तो बहुत बहुत सही है। ऐसा सब- आपको कुछ याद है? नहीं, याद नहीं है, इतने सारे याद कि गिना नहीं नहीं, सकते। याद नहीं, लेकिन कितने बार आप लेकिन- मोदी का चेहरा लेकिन- दिखाकर लेकिन- वोट लेकिन- लेंगे? लेकिन आप लखनलाल साहू के 5 काम बना दीजिए, 5 काम। ना लेकिन नहीं, पहले आप- मैं तो ये आप- कहना चाहता हूँ आप कि अरुण- हमारे यहाँ के सम्मानीय सांसद हैं, हम उनका सम्मान से ना, बात ना, करें, सम्मान से नाम लें। बिल्कुल लखनलाल क्योंकि- साहू जी, मैंने हाँ, लखनलाल बिल्कुल साहू ये कहा जी जाए बोला। क्योंकि लखनलाल साहू जी वो के जो 5 है, काम, हो 5 सकता काम है आप हमारे पार्टी बिलासपुर बिलोंग के हित करते के लिए हैं, गिना दीजिए। लेकिन बिलासपुर के नाम। हमारे बिलासपुर क्षेत्र के के- सांसद हैं, उनको सम्मान देना बिल्कुल। मेरा बस नहीं, जी, आप कभी आदरणीय बनता है। श्री लखनलाल अब- साहू अब जी बात आती है- बिलासपुर सांसद के 5 काम अब आप बात मुझको आती है- गिनवा दीजिए। नहीं, अब बात- आप पहले ठीक है, काम, ठीक है, ठीक है। आप अरुण साहू जी के लिए मैं अगर पहुंच वोट रहा हूं, मांग रहे हैं मैं तो पहुंच आप रहा हूं। गिनवाइए। डर तो बिल्कुल इसी चीज का ना कि आप उस चीज को बोलने नहीं देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बोलिए। कुछ दिन पहले ही खौफ रही है सर, कुछ दिन बीसीसी न्यूज़ में है। बेखौफ की बात ही नहीं है, हम सही हैं तो डरने की बात ही नहीं जी, आती। प्लीज। अब रही बात आती है कि आपने कहा था कि यहाँ से जो नेतृत्व जाए सशक्त रूप से वहां काम करें। लोकसभा में 287 आवाज उठाने वाले, 287 बार सवाल उठाने वाला यदि प्रदेश के सबसे सक्रिय सांसद में गिनती आती है तो सम्मानित लखनलाल साहू जी की थी। 5 काम बताइए मुझको, सिर्फ 5 काम। सवाल सबसे नहीं। 5 काम सबसे बताइए। पहला- मेरा सवाल 5 काम का सबसे बिलासपुर पहला- की जनता के लिए सबसे आपने क्या पहला- काम किया है, सबसे वो पहला 5 विषय काम। तो अपनी बातों को रखना है वहाँ। उन्होंने कम से कम 287 बार अपनी दावेदारी वहाँ पेश की। भाई द- बात बिलासपुर तो को सुनिए, उपलब्धियां- आप बिलासपुर उपलब्धियां की- बताइए। देखिए, बिलासपुर बात को- करना और दूसरा होता है अभी भी बिलासपुर बिलासपुर को आप सशक्त पाँच- पटल पाँच- पे रखने के लिए, बिलासपुर को 5 केंद्र के उपलब्धि में स्थान बताइए। लगाने के लिए 5 उपलब्धियां बताइए जो बिलासपुर- उन्होंने बिलासपुर के लिए बिलासपुर किए में- हैं। ना 5 उपलब्धियां बताइए दो- आप, सिर्फ 5 उपलब्धियां। आप इस बीच का जवाब दे दीजिए। शायद नहीं दे पाएंगे। नहीं, अटल ऐसी जी- बात नहीं, अटल जी आप कैसे बोलने ही करेंगे? नहीं देते हैं। दिक्कत तो ये है ना कि आप अटल लोग जी- चिल्लाना चालू कर देते हैं। अटल ये जी मैंने कैसे कांग्रेस काम की करेंगे? बहुत अच्छी अटल जी की मानसिकता बात- देखी है। सर आप तखतपुर और बिलासपुर बेल्ट में विजयी हुए हैं, बाकी 6 में आपको हार मिली है। उन जो वहाँ के मतदाता हैं उन तक कैसे उनको रिझाने की कोशिश करेंगे? देखिए, कैसे आएंगे वो? बिलासपुर लोकसभा में 2 जिले आते हैं, बिलासपुर जिला और मुंगेली जिला। जी। इसमें 8 विधानसभा है जो बिलासपुर लोकसभा के अंतर्गत आती है। जी आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अटल श्रीवास्तव वो चेहरा रहे हैं शुरू से कि उन्होंने पूरे प्रदेश में काम खत्म किया करो है। ना। और अटल श्रीवास्तव जी बोलो। बिलासपुर लोकसभा में एक कांग्रेस के बड़े लीडर हैं जी। और हर जनता से और हर जनप्रतिनिधि से, हर लोगों से लंबा हो रहा है। जी जी कैरी ऑन जी मोनू जी। कट जाएगा ना। नहीं हाँ बोलिए। जनता से, लोगों से लगातार रूबरू होते हुए हैं और मिलते रहे हैं और लोगों की समस्याओं को सुनकर उनका काम किया है। अभी चूंकि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस की सरकार के साथ जो तालमेल बैठाकर यहाँ के सांसद जो काम करेंगे वो निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ और बिलासपुर के सर्वांगीण विकास के लिए किया जाएगा। जी कुछ कहना चाह रहे थे आप? मैं तो अब अंतिम कड़ी आ रही है तो पहले तो जनता से यही उम्मीद करेंगे, निवेदन करते हैं कि ऐसे व्यक्तित्व का चयन करें, ऐसे नेतृत्व का चयन करें जो केंद्रीय पटल पर, मैं भाई की बात से सहमत हूँ बिल्कुल, ऐसे व्यक्ति का चयन करें। लेकिन मैं किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं करूँगा जी। ऐसे व्यक्तित्व का चयन करें जो केंद्र में पटल पर जाकर बिलासपुर के लिए हक पर लड़ने का काम करें। और मुझे लगता है उसके लिए सभी समझदार हैं, सभी को प्लीज प्लीज जी जी, प्लीज आपके कहने से मैं एकदम सहमत ये हूँ। यहाँ आपने- वोट की अपील कर भारतीय रहे हैं जनता नहीं अपने फेवर पे। भारतीय जनता पार्टी की सशक्त नेतृत्व यहाँ आने के लिए हम निवेदन कर सकते हैं। बिलासपुर लोकसभा में अभी भी भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं बहुमत पर है। उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी ही पुनः यहाँ अपना सांसद प्रतिनिधि चुनकर देगी, सांसद चुनकर देगी और वही केंद्र पर जाकर, इसीलिए वही इतना केंद्र अच्छा पर काम जाकर, किया इनके सांसदों वही ने, केंद्र पर- इसीलिए इतना अच्छा काम किया इनके सांसदों ने आप जिस विषय को बोलना चाह रहे हैं, मैं 11 आपको की बता दूं, 11 हमारे में 11 की संगठन 11 चुनाव सीटें लड़ता है। बदल दी। हमारे में संगठन चुनाव लड़ता है, हमारे लिए आपकी व्यक्ति चेहरा जानकारी नहीं के है। लिए बता दो हमारे लिए फिर, व्यक्ति चेहरा नहीं आपकी है। जानकारी के हमारे लिए लिए संगठन इसीलिए चेहरा आपके होता है। आपके हमारा चेहरा प्रधानमंत्री कोई भी हो, और लड़ता आपके व्यक्ति राष्ट्रीय ही है। अध्यक्ष ने हमारे छत्तीसगढ़ में लिए पूरे चेहरे को चेहरा- चेंज कर दिया। हमारे लिए आपने चेहरा कैसे कोई बोला भी हो। कि 10 में 10 फिर हमारे आएंगे? लिए चेहरा कोई भी आपने हो। बोला कि 10 आए, 10 में 10 फिर जो आएंगे। महापर्व है उसका आपकी जो जानकारी के लिए है, बता दो वो कि 23 इसने मई को चेहरा निकल चेंज कर के दिया। सामने आपके आएगा। केंद्रीय मंत्री को भी हटा दिया। ये फैसला आपके हुआ कि केंद्रीय आखिर मंत्री जीत को भी किसकी हटा होती दिया। है ना, ना, और आपके हार किसकी, प्रधानमंत्री तब तक के लिए चेहरे मुझे चेंज कर दिए। हमारे लिए दीजिए। व्यक्ति ये नहीं कहता है। तब तक के लिए मुझे इजाजत दे दीजिए, तो फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए धन्यवाद। कैमरामैन पंकज मसीह के साथ श्रीकांत प्रजापति, बीसीसी न्यूज बिलासपुर।